अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आज नाज़रीन अदालत के अंदर तमाम निगाहें भी थी और देखा जाना था कि आज अदालत की तरफ से क्या बड़े अहम रिमार्क्स सुनने में आ सकते हैं, क्या हम समात देखने में आ सकती है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने तजावीज़ नहीं दी बल्कि उन्होंने चार्जशीट किया है। जब कोई जज बोलता है तो उसे बदनाम करने की एक पूरी मुहिम चलाई जाती है। अदलिया के अंदर मुदाखलत के हवाले से जो आज खुद नोटिस केस की समात हुई, बड़ी अहम समात थी, बड़े अहम रिमार्क्स थे, बड़ी अहम तफसीलात है जो आज आगाज पर ही तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। इसमें आमिर साहब का तज्जिया भी हम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ बात होगी उन किसानों के हवाले से जिनके जख्मों पर वजीर खुराक बिलाल यासीन साहब ने नमक पाशी की है। वो कहते हैं कि जिस छोटे किसान के गंदुम में नमी की जो मकदार है वो 10% से कम होगी, हम उसे खरीद लेंगे। मगर साथ ही वो ये भी फरमाते हैं कि पंजाब के जितने भी अजला हैं वहां पर गंदुम में 10% से ज्यादा नमी मौजूद है। मतलब कि वजीर खुराक साहब जो हैं वो किसानों के हवाले से फिर ना ही कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये भी आपके सामने रखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुज़ाकरात और बानी चेयरमैन PTI जो हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं उनमें सदाकत मौजूद है। और आज प्रोग्राम मुकाबिल में हमारे साथ मौजूद होंगे 92 न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब बशीर साहब। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, वैसे तो ना हो गई है, पिछले तकरीबन कोई 3 हफ्ते से हमने शोर मचाया था कि शायद किसानों के हवाले से कोई अपडेट आ जाए, चलिए देर से सही मगर हाँ हो जाए। मगर आज हर किसान के घर के अंदर जो है वो सफ़े मातम है। एक सफ़े मातम इस तरफ है और दूसरा जो हंगामा है वो अदालत की तरफ से हमारे सामने आ रहा है। जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी, लगाई थी, उसका वो एक अलाव बन चुका हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम ही हाई कोर्ट्स की जो हैं तजावीज़ आई हैं और इल्ज़ामात का एक लंबा चौड़ा एक ढेर लग गया है और जज हजरात फट पड़े हैं। बाकी बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट की तजावीज़ तो छोड़े, सुप्रीम कोर्ट के जज फट पड़े हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब वो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़े, जो हमारे साथ हो रहा है उसका क्या करें कि बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया, हमने नोटिस लिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो ये फरमा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि जनाब फ़ोन रख कर बात करो, ये किस किस्म का कल्चर है, इस कमरे में डिवाइस लगी है, क्या ऐसा होना चाहिए। इस तरह मंसूर अली शाह साहब के भी इस तरह के रिमार्क्स हैं। फिर जस्टिस अजहर मिर्ज़ा ने कहा जी ये सिफारिशात नहीं है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये चार्जशीट है। और पेशावर की भी जो पब्लिक हुई है वो भी एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है कि इसकी तफसीलात तो हम साकिब बशीर से पूछेंगे और प्रोग्राम में हमारे साथ लेटर एतजाज एहसन साहब ज्वाइन करेंगे, उस वक्त सफ़र में हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे भी राय ली जाए। मगर फ़िलहाल बात यह है कि ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है अदलिया की और ये 75 साल से ये हो रहा है, वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। मगर इस तरह का अलाव, इस तरह की अदालतें फटती कभी नहीं देखी कि जज बेबस नज़र आए। और जिस मुआशरे में जब जज बेबस नज़र आए, अब चाहे घूम फिर के जब भी होता है, ये हमेशा तारीख का वो है, घूम फिर के इंसाफ, अदालत, कोई वो जहांगीर ने चेन वो कहानियाँ पढ़ते हैं जी, लगा दी थी बाहर अपने जंजीर के केंचे, तो जब वो जंजीर टूट जाए और जज एक बेबस नजर आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की जो अर्जियां हैं वो एक लाचारी, बेबसी, एक बिल्कुल, जब ऐसी अदालतें नजर आए तो ऑफ कोर्स फिर एक आम आदमी डर जाता है, दहल जाता है कि जनाब मेरा क्या बनेगा। और सवाल ये है कि क्यों ये सारा कुछ हुआ। तो एक तो जाहिर है, क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हद क्रॉस हो चुकी है कि ये उस लिमिट तक चला गया है कि माशरे के अंदर घुटन, बेबसी, एक रिप्रेशन, ज़बरदस्ती ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ अब फट गई है। फाइनल मोमेंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का, तो ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था अरशद शरीफ की शहादत कि उससे पहले हमेशा एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जिसे कहते हैं कि एक इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे, लोग उठाए जाते थे, हमेशा ये टेपिंग के भी रिकॉर्ड आते थे, बड़ा बड़ा कुछ हुआ।
मगर हमेशा एक डिनाइल होता था कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, एक शक रहता था, एक पर्दा रहता था। अरशद शरीफ के बाद से पॉलिसी एक बदली कि ये इन लोगों का मिसाल बना के दिखाया जाए, इबरत की मिसाल बनाई जाए। तो अरशद शरीफ को बनाया गया, उसको पूरे पाकिस्तान में पर्चे कराए गए। नजर आ रहा था कि एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है और फिर उसको शहीद कर दिया गया। और ये तासुर उसके साथ ये पीछे कहीं ना कहीं ये सोच कार्य फरमाती कि इससे डर जाएंगे लोग, और डर गए लोग। मगर ये सिर्फ सहाफियों के साथ नहीं हुआ, ये फिर सियासतदानों के साथ हुआ। दस्तक हर दरवाजे ये सियासतदानों के साथ हुआ। सियासतदानों को भी उठाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो उनको भी मिसाल बना के, डिनाइबिलिटी वाला नहीं रखा। पहले भी हर दौर में उनके साथ होता रहा। सियासतदानों का भी कि उनके टॉप के लोगों को उठाया जाए कि फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ही मिसाल बना दी जाए कि जनाब ये आइंदा जो करेगा। ब्यूरोक्रेसी में तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वहाँ कोई इतने हीरोज है नहीं हैं जो बेचारे जो खड़े होने वाले हैं वो एसटी बनाया जाता है, उनको नौकरी नहीं दी जाती, वो घर में बैठ जाते हैं। हाँ। सो उनका ये है। और फाइनल रह जाता था जजेस। तो जजेस के साथ ये जब हो गया है तो उसके बाद तो फिर कोई इंतहा नहीं रहती। मैं चाहूँगा कि जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें हुई, साकिब से क्विकली पूछ रहे हैं कि साकिब आज क्या माहौल था, क्या बातें हुई। सारा दिन ये रिपोर्ट होता रहा, यहाँ हमारे भी पट्टी चल रही है, स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं लोग कि वहाँ क्या हुआ। आप जरा जिस्ट दें ओवरऑल। एक तो आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें एक उसका क्रक्स ये है कि जो बात 6 जजेस ने 25 मार्च को अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में की थी, उसकी तस्दीक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी कर दी है और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने भी कर दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने तस्दीक एक शेर की सूरत में कर दी है। तो ओवरऑल ये एक जो है वो तनकीद आ रही थी कि शायद जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक ये मामला महदूद है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब जैसे जैसे बहुत वाइड स्प्रेड है पूरे पाकिस्तान में, तमाम ही अदालतों पे है। जैसे जैसे लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के खतूत पढ़े जा रहे थे तो वो सब ने देखा कि जजेस जो है उसको अलार्मिंग कह रहे थे, जजेस जो है उसको कह रहे थे कि ये मामला आज भी जारी है। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट की जो तजावीज है उनमें यह आया कि उनको सियासी केसेस में बाकायदा इंटरफेयर किया गया और फिर उनको अफगानिस्तान से थ्रेट्स आए। फिर उन्होंने वहां मकामी जो एटीसी है, एंटी टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, उनको इस हवाले से आगाह किया और आला सतह भी आगाह किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो सिमिलर जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इनके साथ जो कुछ हुआ और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ, उस पर कुछ भी एग्जेक्टिव ने कुछ नहीं किया। तो ओवरऑल एक तो ये चीज तय हो गई कि ये मामला ओवरऑल पूरी जुडिशरी में मौजूद है, ये मुदाखलत मौजूद है। लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसने एक लंबी चौड़ी जो तजावीज दी है उसमें भी इस चीज का जो है वो जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद था। अब आते हैं कि जो बेंच था, बेंच की कहीं ना कहीं डिवीजन जो है वो इस सोच में जो डिवीजन नजर आई उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से जो बड़ी क्लैरिटी थी कि ये जो मामला हुआ है अब इसको हमने वंस फॉर ऑल सेटल करना है, ये इस तरह जो है वो नहीं चलना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका यह मौकफ था कि उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ, ये माजी का मामला है। शायद जो 16 सितंबर 2023 को क्योंकि वो चीफ जस्टिस बने हैं तो शायद उससे पहले का है। मेरा यह ख्याल है कि ये क्योंकि जजेस ने खत 25 अप्रैल 2024 को लिखे हैं। आपका ये ख्याल नहीं है, ये इस पे काफी बहस हुई है कि जो आखिरी खत जो लिखा गया उसके अंदर जो तफसीलात हैं कि जो खास तौर पे मातहत अदालतों के साथ जो जजेस के साथ होता रहा, पूरा जो आखिरी खत के अंदर है वो बड़ा रिसेंट है और वो इन्हीं के दौर का है। और उसके अलावा अदालतों के अलावा जो बाहर ये जो इंतखाबात के दौरान में जो मार्केटाई इंतजामी अमल दखल ये जो मुदाखलतें रही तो क्लियरली था। तो उसके उनके रिमार्क्स का पता नहीं वो किस सोच से उन्होंने किया था, मगर काफ़ी लोगों को यही ख्याल है जो आपका अपनी जारी रखिएगा। बिल्कुल, इसी में एक और जो चीज़ ऐड हुई कि जो तजावीज़ लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और पेशावर हाई कोर्ट से आई, उन्होंने कहा जो रिपोर्ट करने वाला जज है कि किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है वो रिपोर्ट करता है, उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, उसको किसी ना किसी तरह कुछ चीजें इस तरह आती हैं। तो इस किस्म के फ्रिवलस जो रेफरेंसेस आते हैं, इस
किस्म की फ्रिवलेस जो कंप्लेंट्स आ जाती हैं उनको भी रोकना जरूरी है। ये ना हो कि कोई बंदा रिपोर्ट करे और उसी के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाए, जिस तरह 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जस्टिस बाबर सत्तार का केस हमारे सामने है, ये 3 अप्रैल को आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और आज जो है वो आज हमने देखा 30 अप्रैल के दरमियान पिछले 2 हफ्ते से उनकी जो कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स से उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी पब्लिक कर दी गई, जहां जस्टिस असद मिनल्ला ने कहा कि वो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है और नादरा उनके पास, ये तो हमारी जो स्टेट है एग्जीक्यूटिव है उनके पास एक्सेस है। और जस्टिस केयानी का पहले जो था उनके हवाले से भी इस तरह की खबरें चल रही थी कि एकदम बड़े मशकूक अंदाज से उनके खिलाफ ये केस बना दिया गया। प्लीज जाइए। जी बिल्कुल, जब पिछले साल 2023 में मई को उन्होंने जब खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस को, फिर चीफ जस्टिस बंदियाल से मिले थे, फिर जून में उनके खिलाफ कंप्लेंट आ गई। अभी 25 मार्च को उन्होंने जब खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, फिर उनके पास उनके खिलाफ कंप्लेंट आ गई। तो इन्होंने अपनी तजवीज में लिखा है कि ये ना हो कि कोई सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट का जज अगर कोई रिपोर्ट करे इंसिडेंट, ये ना हो कि उसी के खिलाफ जो है इस किस्म का कोई एक्शन जो है वो शुरू हो जाए। फिर आखिर में अब जो सारी जितनी भी पिटीशंस थी उनको अलग अलग सुनने की बजाय उन्होंने कहा है सब प्रपोजल्स दें, तजावीज दें, एक ही दफा हम उनको देखेंगे और जिस तरह बाकी हाई कोर्ट से तजावीज आ चुकी हैं इन तजावीज को भी लेकर फिर उसके बाद हम किसी जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तकरीबन 1 हफ्ते में जो है वो अब समाअत नेक्स्ट होनी है, लेकिन एक और जो चीज जो है वो तकरीबन नहीं हो सकी जो तवक्को थी हो जाए कि फुल कोर्ट जाएगी। अब फुल कोर्ट वाला मामला बज़ाहिर जो है वो क्लोज हो चुका है। और दूसरा एक और जो चीज बज़ाहिर अभी इसकी तफसील नहीं आई। जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो ये कहा और बड़ा वो मीनिंगफुल था कि बाकी तो छोड़े, जो हमारे साथ हो रहा है कि बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया, हमने नोटिस लिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी कोई अदालत के अंदर कोई तफसील नहीं आई कि ये 2 जज हजरात जो नहीं हो सका तो ये क्यों, क्योंकि जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी है, जाहिर है उनके पास इसका कोई बैकग्राउंड होगा। तो कोई आप तक कोई अदालत में कुछ और भी शेयर किया गया? नहीं, इस हवाले से कोई ऐसी जो है वो कोई तफसील नहीं आई। मतलब लेकिन एक बात जो बज़ाहिर लगता है कि जस्टिस असद मिनल्ला के खिलाफ जो है वो कैंपेन थी, मुहिम थी, फिर इधर जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो, लेकिन बेंच में से 2 जजेस कौन से थे, उनके खिलाफ क्या हुआ एग्जैक्ट उसकी अलग से कोई तफसील नहीं आई। आखिरी बात मैं सिर्फ यहाँ पे एक करूंगा आमिर साहब के, जो जजेस के साथ पास्ट में हुआ उसका क्या करना है, उस पे आज जो है वो कोई बात नहीं हुई। ये एक बड़ी अहम बात है कि फ्यूचर के हवाले से सोचा रहा है, मैकेनिज्म, तजावीज, आइंदा के लिए क्या कर रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है। मैं यही देख रहा था कि जो हल दिए गए हैं, तजवीज़ दी गई हैं, तजावीज़ जो मुख्तलिफ उसके कि जी कोई कह रहा है जी कमेटी बना दें, और कई तजवीज़ आई है कि जनाब ये कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दें, बला 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 ये वाला। मगर ये वाकई ही जो हो चुका है उसके हवाले से कोई क्या मूड, मगर नहीं जो सुप्रीम कोर्ट मतलब बाकी जो है चीफ जस्टिस साहब के फॉर एग्जाम्पल उनके जो बड़े किसी सूरत में अदलिया के मुदाखलत नहीं करने देंगे। कमेटी ने फैसला किया था कि तमाम मौजूदा जजेस पर बेंच तश्कील दिया जाए, और उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी को भी फ़ोन आते हैं बड़े लंबे चौड़े, मगर उसके अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन से और भी ऑब्जर्वेशन से ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर का आएगा, इसका अदालत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और काफ़ी इस तरह की ऑब्जर्वेशन है जिससे लगता है कि अदालत माइल है। जी बिल्कुल, वो जो बज़ाहिर जो तासर मिला है वो फ्यूचर का ही मिला है कि जो इंसिडेंट हुए हैं माजी में, फॉर एग्जांपल ये जो जस्टिस बाबर सत्तार वाला इंसिडेंट है, इस पे भी आज 3-4 दफा समाअत के दौरान बात हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नहीं कहा कि आपने क्या किया है, या उनसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी कि आइंदा समाअत तक रिपोर्ट दें कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, फिर उस केस की पेंडेंसी के दौरान ये मामला हुआ है जब मुदाखलत के हवाले से सारी चीजें देखी जा रही हैं, तो इसलिए ज्यादा हैरानकुन था। तो इसलिए इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए अब मैकेनिज्म बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन साकिब ये भी तो हम कह सकते हैं, जिस तरह से आमिर साहब ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से बात की, उन्होंने तो ये भी तो कहा है कि फैसला 1 नहीं 10 भी दे दे, बात यह है कि होगा क्या, मतलब कि फैसले के अलावा अमलदारी की जिम्मेदारी भी कोर्ट्स के ऊपर आयद होती है। फिर एक जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है वो अगर हो सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक और हाई कोर्ट के लेवल पर, तो मेरा ख्याल है उसका असर होगा। आज बज़ाहिर डिवीजन थी, अगर यही डिवीजन आगे आती है, अगर यही डिवीजन जजमेंट में भी आ जाती है, तो फिर वो मेरा ख्याल में उसका असर कम हो जाएगा। फिर 6 जजेस सुन रहे हैं, इसके खिलाफ अपील भी आएगी, अपील अगर आ जाती है कि कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील लेके आ जाती है, तो फिर एक मामला फिर दोबारा खुल जाएगा। लेकिन वंस फॉर ऑल इसका सेटल होना, मेरा ख्याल है फुल कोर्ट अगर बन जाती तो ज्यादा बेहतर था कि फुल कोर्ट में तमाम जजेस की राय भी आ जाती, और इस पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो जजेस का, उस कोड ऑफ कंडक्ट
कंडक्ट को अमेंड करने के हवाले से बात की जा रही है, ताकि आइंदा ऐसी किसी भी मुदाखलत पे फुल फ्लेज उस पे कार्रवाई जो है वो हाई कोर्ट्स कर सकती। मगर इसके अंदर एक तासुर सा मिला, और जिस तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, वो एग्जेक्टिव के हाथ में होती हैं। तो माजी में भी ये देखा गया, जिस तरह ये पहले भी ये कमेटी जब एग्जेक्टिव को दे दी गई थी, तो एग्जेक्टिव तो बड़ी ना सिर्फ कि वो एक बेबस लाचार, बल्कि वो बेनिफिशरी हैं इन मुदाखलतों के। और जो ये एग्जेक्टिव नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पिछली हुकूमतें भी जो हैं वो बेनिफिशरी होती हैं, और वो बेनिफिशरी होने की वजह से और फॉर मैनी अदर रीजंस जो हैं वो लाचार होती हैं। तो जब ये एग्जेक्टिव के पास गई थी तो आजम तारड़ साहब का जो बयान था कि उन्होंने बाकायदा इन्हीं जजेस के ऊपर ही डाल दी थी कि एज इफ जी इनका ये कोई मिसकॉन्डक्ट हो सकता है। कता कलामी की माफी। आमिर साहब मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरा ख्याल है आमिर साहब एतजाज साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी, मुझे कोई सवाल की तो जरूरत ही नहीं है। चौधरी साहब, आप आई एम श्योर सारा दिन इसको देखते भी रहे हैं, फॉलो भी करते हैं, आप इसका हिस्सा भी हैं, तो प्लीज ओवरऑल व्यू बताएं कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, और क्या इसमें से कोई दायमी हल निकलेगा? तवक्को तो यही है कि निकलेगा, और यकीनन मुस्बत निकलेगा। उसकी वजह यह है कि 6 जजेस में जो एक हाई कोर्ट की भारी अक्सरियत है, बल्कि 7वें जज साहब हसन गुल औरंगजेब साहब भी उनके साथ ही हैं, और एक जो उनका खत था उसमें उनके भी दस्तखत थे, लेकिन आखिरी खत में वो बावजूद दस्तखत कर नहीं सके। वो जब खत डिलीवर हुआ है, और एक चीफ जस्टिस तन्हा सारे कोर्ट को रेगुलेट कर रहे थे, और सारे अदालत का जो डायरेक्शन था, जो सिंध थी, उसको वही उसका हिदायत अपनी के मुताबिक चला रहे थे उसको। तो ये अब जो है इसमें उससे इस पे यहाँ तक बात पहुंची कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा तमाम जज जो है वो तकरीबन फट ही पड़े जब उन्होंने इतना गैर मुतवक्किल कदम उठाया, लेकिन बहुत ज़रूरी कदम उठाया कि उन्होंने ये खत लिखा जिस पर ये आज की कार्रवाई भी रही है, और आइंदा भी कार्रवाई जिस पे चलेगी। मेरा ख्याल है ये 6 जजेस का जो खत है, ये पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत, मातहत जजेस भी, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है वो भी, और जो आलिया अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस हैं, उनमें भी एक उनके लिए बहुत बड़ा ये मामला था और मामला है कि जजेस को आके बराह रास्त धमकियां दी जाए या दबाव डाला जाए, तो किसी भी इदारे से के मुतल्लिक रियासती अदारे की जानिब से ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे से ये रवायत चली आती रही है। और जस्टिस मुनीर जैसे जिन्होंने तमीज़ुद्दीन खान साहब के केस में जो सबसे पहला ऐसा मरला था, उसमें जो हुकूमत थी और जो एग्जेक्टिव था उस दिन का, उसके हक में फैसला देकर, एक गैर मुतवक्के फैसला देकर, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उनकी तमीज़ुद्दीन खान साहब स्पीकर, उस वक्त की कौमी असम्बली और आइन साज असम्बली के स्पीकर जो थे, उनके हक में फैसला दिया था। और 1953 में तमीज़ुद्दीन खान साहब के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील की थी, और जो अपील के बाद जो हुकूमत ने, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब थे,
उन्होंने जो असेंबली को तहलील किया था, उसके स्पीकर जो तबीजुद्दीन खान साहब थे, उस असेंबली को बहाल किया सिंध हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मान के और उसको तहलील ही रहने दिया, तहलील ही कर दिया। फिर चौधरी साहब ये आप बिल्कुल एक मुझे जुमला और बोल लेने ताकि तारीख जब्त हो जाए। वो ये कि इसमें इख्तिलाफी नोट सिर्फ एक था और वो जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस का था, जिन्होंने इख्तिलाफ किया मुनीर चीफ जस्टिस मुनीर से, और उनके बाद वो चीफ जस्टिस हुए कॉर्नेलियस, और कॉर्नेलियस ने अपनी रवायात आज़ादी और खुद मुख्तारी की काफ़ी बहुत हद तक उनको, जिस तरह मौलाना अबुल अला मौदूदी का केस था जिसमें अयूब खान की मार्शल लाई हुकूमत ने पासपोर्ट ले लिया था, और इस तरह के बहुत से फैसले उन्होंने बड़े दबंग और आज़ादाना ज़हन से किए। जैसे मैं जो जस्टिस मुनीर का आपने हवाला दिया, तो आपके ख्याल में ये क्या मौका आ गया है कि ये पुराने दागों को साफ करने का, धोने का ये एक मौका है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, ये एक नुक्ता इनका है कि जो अदालत माइल नजर आई वो मुस्तकबिल के मुतल्लिक है, कोई लाया अमल बनाने के मुतल्लिक। ये जो माजी में, अभी माजी करीब में जो हाई कोर्ट में हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बाकी हाई कोर्टों से भी ऐसी इतलाएं दी हैं, उस पर सर्जरिश करने के हवाले से इनका ये तासुर है कि माइल कम नजर आ रही है अदालत। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस अदालत में ये जो 6 मेंबर का बेंच है, वहाँ ये पहले तो एक बहस चलते ही तकरीबन शुरू में ही हो गई कि क्या बेंच बड़ा होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, कि ये 6 मेंबर का बेंच ही काफ़ी है। ये बहस हुई, इस पे बहुत से दोस्तों का, हमारे का ये ख्याल था कि ये बेंच फुल कोर्ट होना चाहिए। मैं समझता था कि, और मैंने दोस्तों से डिस्कस भी किया था, बहरहाल हमने कुछ इख्तिलाफ था। मैं ये समझता था कि 6 मेंबर जो बैठे हुए हैं, इनमें बहुत सारे जो नौजवान तवानाई हैं, अपनी इखलाकी और जो ज़हनी तवानाइयाँ हैं और जो जिद्दत वो लाना चाहते हैं अदालत में, वो इस बेंच पे भी मौजूद हैं। और इसलिए ये 6 मेंबर का बेंच, इससे पहले हम फैसला करा लें, अगर फुल कोर्ट हुआ तो हमें अपील का हक हमारा जाता रहेगा। अगर हमारे किसी वक्त खिलाफ हुआ, हक में हुआ तो गवर्नमेंट अपील करेगी, पर उसके लिए दुश्वारी हो जाएगी अगर ये हमारे हक में हुआ। और मैं समझता हूँ, मैं काफ़ी इसमें एक लिहाज से होपफुल हूँ कि ये इसमें आज भी जिस तरह की बहस हुई है, उसकी वजह से मैं बहुत इस तवक्को में हूँ कि इसमें ये बात नहीं सिर्फ होगी कि आइंदा क्या करना है। आइंदा तो मैं आपको बताऊं, आइंदा अगर ये सिर्फ कह दें कि आइंदा ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक कमीशन होगी कि ये जजेस की 3 मेंबर जजेस की कमेटी होगी, किसी जज को हरासा किया गया या उस पर दबाव डाला गया तो वो अपील करेगा। अगर मातहत अदालत का जज हुआ तो वो अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करेगा। अगर वो अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में से किसी का हुआ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हुए, तो वो खत लिखेंगे या अपील करेंगे, नोटिस में लाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और आइंदा इंशाल्लाह उसके बाद सरजनिश होगी और नोटिस होगा, तलब किया जाएगा उस अफसर को। और ये वो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें जान ही नहीं कोई होगी कि पिछला छोड़ो और आगे दौड़ो। इस वक्त बहुत सारे लोग नामजद हुए हैं। 6 जजेस ने जो एक दलेराना खत लिखा है वो 60 साल तारीख के बाद, और बहुत सारे हमारे मौजूद जज साहबान जस्टिस मुनीर की रिवायत पे चलते हुए, जिन्होंने मार्शल लॉ को, अयूब खान के मार्शल लॉ को भी
जवाब बख्शा था। तो वो अब ये नहीं चाहते कि ये इस तरह हो, और अगर इस तरह ना हो तो सबसे पहले जो हाल ही में जिनके नाम आए हैं, जिन अफसरान के नाम आए हैं दबाव डालने की बात, या तो जस्टिस साबिक जज सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब के खत में, दरखास्त में, या इन 6 जजों के खत में और दरखास्त में, जो इन्होंने 3 दफा दिया है एक साल के। एक पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अपने चीफ जस्टिस को, वहाँ से कोई उनकी दादरसी नहीं हुई। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, वहाँ भी उनकी दादरसी नहीं हुई। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पूछा कि दरियाफ्त किया कि आप बताएं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आप क्या हमारे लिए क्या हिदायत है, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तो कुछ नहीं लिखा गया कि अगर किसी जज को हरासा किया जाता है या उसको दबाव डाला जाता है, प्रेशर किया जाता है कि इस तरह फैसला करो, तो वो क्या करे। तो ये बिल्कुल मुनासिब उन्होंने जायज अंदाज में ये पूछा, उस पर ये केस अब जारी हुआ है। जब तक ये जो अफसरान जिनकी निशानदेही शौकत सिद्दीकी साहब ने की है या इन 6 जजेस ने की है, इनको नहीं, इन पर कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती, आइंदा से अगर आइंदा पे ही रह गए तो सब ये सबसे अहम सवाल ही यही है कि आज भी कुछ ऑब्जर्वेशन अदालत की तरफ से आई कि जी ये बहरहाल ये एजेंसियां जो हैं ये एग्जेक्टिव के मातहत हैं, जो कि है तो हकीकत, मगर एक और हकीकत ये भी है कि ये बेबस हैं, एग्जेक्टिव बेबस है, बल्कि बेनिफिशरी है, बल्कि पार्टी है। और पहले भी अदालत ने थोड़ी सी माजरत के साथ जान छुड़ाते हुए एग्जेक्टिव को दे दिया था, और उनका कोई रवैया उन्होंने इन्हीं जजेस को ही कसूरवार ठहरा दिया था कि ये मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है, बला बला बला। तो ये एक डर रहता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, तो ये जजेस ही डाल सकते हैं। ये अगर एग्जेक्टिव के हाथ में दिया, वो तो उनके ऊपर तो इल्जाम है कि उनके दौर में ये हुआ और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के दौर में हुआ। ये मसले का हल कैसे निकलेगा? ये मसला मेरा ख्याल है इतना चल के अब पक गया है, और जिस तरह बहुत ही पका हुआ फल रिसने लगता है, फटने लगता है, ओवर मच्योर्ड जो फल है वो ओवर राइप, वो उस तरह का ये मसला बन चुका है। और अब बहुत सारे जज साहिबान हैं जो इस वक्त बज़ाहिर बिल्कुल नजर आते हैं बिला खौफ होके, वो समझते हैं कि ये बहुत हो गई, हमारे पेशरों ने बहुत कर लिया। और जस्टिस मुनीर की, चीफ जस्टिस मुनीर की रिवायत बहुत देर से 60 साल से चल रही है। हमें दुनिया के नक्शे पे 139 नंबर की जुडिशरी बताई जाती है, इस पे वो बड़े परेशान रहे, और वो यंगर लॉट भी है, और बड़े नए ख्यालात और नए प्रिंसिपल्स ऑफ लेटेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशरी, जुडिकेचर एंड ज्यूरिसडिक्शन, वो उसको समझने वाले हैं। तो वो अपनी ताकत से आगाह है कि उनकी क्या ताकत है। देखें, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो जब पहले ये पिछले साल या उससे पिछले साल बात जब होती रही, हमने इनको चैलेंज किया, फौजी अदालतों को मैंने चैलेंज किया, तो मैंने को समझा कि कुछ हमारे जज जरा झिझक रहे हैं, तो मैंने उनको ये की कि आपने सिर्फ लेजिटिमाइज करना है या डीलेजिटिमाइज करना है, आपके लिए और कुछ नहीं, आपने ये फैसला ही सिर्फ देना है। उसके बाद वो कहने लगे अमल दरामद कैसे होगा। मैं क्या, अमल दरामद के लिए भी आपको कोई जाके खुद नहीं करना पड़ेगा। ये तौहीन अदालत का मामला जब आ रहा था, जब ये मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी
और इनके साथ एक दो और बड़े ख्वाजा आसिफ साहब, ये बड़ी जबान तकरीरें कर रहे थे जुडिशरी अदलिया के खिलाफ सीधी सीधी। तो मैंने कहा इनको आप तलब करें और इनको कहें कि आप कुछ तौहीन अदालत कर रहे हैं, आपको क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की। तो कहने लगे, एक जज साहब कहने लगे अगर वो ना आए, मैंने कहा ना आए, आप दूसरी दफा नोटिस दे दें। फिर ना आए तो मैंने कहा आप उनको डिक्लेयर कर दें कि दे आर डिस्क्वालीफाइड, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, कोई उनके घर से जाके उनको निकालने नहीं गया था, ही बिकेम डिस्क्वालीफाइड। अब अगर आपने ये कह दिया कि इन्होंने की है, तौहीन अदालत की है, तो सजा आप चाहे सिर्फ टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट में जैसे यूसुफ रजा गिलानी को दी गई, तो ये असेंबली के बाहर हो जाएंगे। उस असेंबली का कोई वजूद ही नहीं रहेगा जिसका प्राइम मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो गया और वो डिफेंस मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो गया, लॉ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो गया। आपने सिर्फ डिक्लेयर करना है, आप देखें उसकी ताकत, फिर रियासत को पता लगेगा कि हम ये नहीं काम कर सकते। चौधरी साहब, आप एक सवाल था कि ये मैं साकिब बशीर, सवाल ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार की जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी वो इस केस के दौरान ही, ये केस अभी जेर समात है तो ये वो पब्लिक कर दी गई, लीक कर दी गई, तो वो बड़ा एक सीरियस नेचर का मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। क्या आप समझते हैं कि इस पे अलग से कार्रवाई होनी चाहिए? बेशक हाई कोर्ट अपने ताई कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर ले ताकि पता भी चले, आगाज भी हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट को अलग से कोई इसके हवाले से कार्रवाई करनी चाहिए? साकिब साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, लेकिन ये अब बात दुरुस्त है कि जो बाबर सत्तार साहब का मामला है वो भी बहुत संगीन है, क्योंकि बाबर सत्तार अल्लाह के फजल से एक बड़ा दलेर और बहादुर और इंडिपेंडेंट माइंडेड, असल बात है इंडिपेंडेंट माइंडेड। दलेरी तो एक, अगर थोड़ा सा मोहतात भी हो जज, कोई बात नहीं हमें उसको कहते हुए, पर अपनी आजाद मनश जो जज है वो उसमें से बाबर सत्तार नुमाया जजेस में से, और उसको अगर आप उस पर दबाव डालने की कोशिश करें तो ये तो बहुत सीरियस मामला है, ये भी उठाया जाएगा, ये भी यकीनन उठाया जाएगा। ये पुराना चौसब तरीकाकार है यही कि जजेस को सिंगल आउट कर दिया जाता है, फिर टारगेट किया जाता है, ये तो है, मगर इम्प्लीमेंटेशन वाला जो मामला है ये बहरहाल आपने तो बड़ा इसको आसान कर दिया कि अगर हौसला करें तो एक ऑर्डर पास करना है, पर हमने वो जो 90 दिन की इम्प्लीमेंटेशन थी जस्टिस बंदयाल साहब के, हम इस तरह ही जिस तरह आज ऑप्टिमिस्ट है होते रहे कि इस दफ़ा कमाल करेंगे, जज साहब खड़े हो जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब आखिर में उन्होंने कहा जी तारीख फैसला करेगी, और वो ये कह के घर चले गए, तो तारीख ने अब क्या फैसला करना है। तो इसलिए वो माजी में ये रहा है, आपके लिए जस्टिस बाबर सत्तार ने और इन 6 जजेस ने बड़ा हौसला किया है, आप शायद इस तरह करें, हमारी भी उम्मीदें हैं, पर कई दफ़ा ऐन वक्त पे आके, ये हिस्ट्री पाकिस्तान की जुडिशरी की रही है, वो आखिरी वक्त में पाँव जो है ना कांप ही जाते हैं। मैं आपसे एक चीज रद्द करता हूँ, आमिर तो आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद रियायत दे दी है, और जस्टिस तारिक मसूद साहब अपने आखिरी फैसलों में से एक फैसला दे गए हैं, जो सरबराही करते हुए एक बेंच की जो 1 घंटे के लिए बना था, अगर वो ना करते तब भी, पर लेकिन अगर उन्होंने रियायत भी दे दी है, उन्होंने कहा कि फौजी अदालतें को जो कलअदम करार दिया है 5 जजों ने, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन अदालतों को कलअदम करार दिया हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के खुद तारिक मसूद साहब की सरबराही में, जो रिटायर हो गए, आप ये कह दिया कि आप फौजी अदालतों को कि आप ट्रायल जारी रखें पर फैसला नहीं सुनाना। अब मुझे बताएं, जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता, मैं देखता हूँ कौन सी फौजी अदालत फैसला सुनाती है, सुना ही नहीं सकती। फैसला सुनाया जो सुनाएगी तो खुद भी उस पर इल्जाम आएगा और वो उसकी बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। और दूसरा ये कि अव्वल तो करेगा ही नहीं, कोई सलाह देगा ही नहीं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देती फौजी अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकती।
उनसे कहा, सुप्रीम कोर्ट से, फिर इन्होंने कहा हुकूमत ने, ये फौजी अदालतों की जानिब से, कि जी बहुत से लोग हैं जिनको एक एक सजा सुनाना चाहते हैं, साल साल सजा हो चुकी है, आप इजाजत दे दें कि उनको हम छोड़ दें एक एक सजा या बरी करके या सजा। फिर हमसे जब पूछा अदालत ने तो हमने कहा भाई हम किसी के रिहा होने के बारे में तो हम नहीं रुकावट बन सकते, पर ये रुकावट हमारे ज़हन में है कि आप रिहा करेंगे तो मशरूत तौर पर, ये यानी कि ये उनकी सजा जो है ये भी कलअदम होगी। हम इसको कलअदम समझते हैं, इसको नाजायज समझते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सफ़र में होने के बावजूद आपने टाइम दिया, और अल्लाह करे कि आपकी ये मुस्बत ख्याली जो है ये रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद थे। साकिब आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ कि स्टेट बैंक को IMF ने आखिरी मालियाती किस्त के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तो मौसूल हो गए हैं, और कहा जा रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम से कि आप लोग तालियां बजाएं। रिलीफ के नाम पर मिलने वाली इस रकम पर तालियां कितनी देर बजानी है, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। स्टे विद अस। आमिर साहब, इकोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और IMF से रिलेटेड भी हम बात करने जा रहे हैं, मगर एक तरफ तो हम अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, बिलियनर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मौशी सर्कल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये पहिया चलाना है उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, सिवाय मेरे आपके कोई बात नहीं कर रहा। जी, ये बड़ी ही तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी जो खबर होनी चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं कि 75% पाकिस्तान की जो अवाम है वो ज़राअत से मुंसलिक है, डायरेक्ट एंड और ज़राअत का एक इशू चल रहा है। हम 15 दिन से शोर मचा रहे हैं और बड़ा महदूद मीडिया है जो इसको फॉलो करता रहा है। आज जबकि क़यामत आ चुकी है कि 15 दिन इंतज़ार करवा के कि जी आज फैसला करेंगे, आज खुशखबरी आएगी, आज खुशखबरी आएगी। अब उन्होंने वो जो पंजाबी का लतीफ़ा है ना, फिर चौधरी साहब ना ही समझिए, तो आज उन्होंने ना कर दिया है कि जी हम पंजाब के किसानों से, पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया है, तकरीबन इनकार कर दिया है कि जी हम नहीं गंदम खरीद रहे। इनकार की तरफ नोयत बताया, जी जी जी, उन्होंने साथ में वो देखे ना, उन्हें कहा जी वो हाँ खरीदेंगे हम, छोटा किसान जिसकी गंदम में 10% से कम नमी है वो खरीदेंगे, मगर साथ में ये भी कहा कि पंजाब के किसी जिले में गंदम में नमी का तनासब 10% से कम है ही नहीं, यानी कि नहीं खरीदेंगे। नहीं समझे। अब जो है ये अंदाज़ा नहीं है लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे शहरी भाइयों को, और वो जो एलीट बैठी हुई है ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस में, कि गाँव में जिसके साथ ये गंदम का हुआ है, एक एकड़ में बड़े आराम से, बड़ा इजी मैथमेटिक्स है कि आप 60 मन गंदम, क्योंकि पिछली दफ़ा बारिशें नहीं हुई थी, ज़्यादा हुई, तो गंदम अगर हुई है तो आम एक, मेरा ख्याल है रफ मैं एस्टिमेट किसी से ले रहा था, उसने कहा जी उसको 9-10 लाख रुपए का बड़े आराम से 1 एकड़ पे नुकसान हो गया है, और वो कह रहे हैं जी किसान कार्ड दे देंगे और वो हो जाएगा। भाई कितना देंगे? $1 बिलियन जो आपने इंपोर्ट किया, वो $1 बिलियन अगर इन किसानों को दे देते आप, और अगर नहीं भी था तो ये कोई, ये जो अभी उनको हिसाब हो, उन्होंने पूरा खुराक के वजीर साहब ने जो है ना, बिलाल यासीन साहब ने वो यहीं पे एक लॉजिक दिया है, उनके जी वो देखे ना, अब हम एक तो ये नमी है, नमी क्या 15 दिन आपने खरीदी नहीं, और हम रोते रहे कि बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, और बारिशें हो गई, और जब वो बारिशें होके नमी आ गई तो अब कह रहे हैं अब तो हो, ये तो नमी आ गई ना, नमी वाली की तो स्टोर नहीं करेंगे, और हम ना पाबंद कर रहे हैं मिल्क मालकान को कि वो खरीदें। और भाई वो भी नमी वाली क्यों खरीदेंगे, और जब वो खरीदेंगे तो वो मार्केट में पहले 250 बेच रहे हैं, अब वो 2500-2300 में बेचेंगे। और साथ में लॉजिक जो उन्होंने दी कि जी देखे ना 100 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा, और जो है हम जो है 80 अरब रुपए के खराजात आ जाते हैं, और अभी हमारे पास बहुत स्टोरेज पड़ी है, और पैसों का मामला ब्ला 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 ये किया हुआ है, तो वो ना लॉजिक। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बेचारे, याद रहे कि जो फूड सिक्योरिटी के वफाक में वजीर हैं राना तनवीर साहब, जिन्होंने कहा जी मसला हल हो जाएगा, ये उनके अपने गांव में पता नहीं वो कैसे जाएंगे
कि वहाँ गुजरांवाला और ये जो शेखुपुरा, बाय द वे ये राइस बेल्ट है सारी, जो सियालकोट और ये सारी, ये अब गंदम के बाद उनके पास पैसे नहीं है कि राइस लगाएंगे, और लोग सड़कों पे इस वक्त बैठे हुए हैं और वो आ गए हैं और उनकी मारकुटाई हो रही है। दर्जनों तो जेल के अंदर है आमिर साहब, जी, दर्जनों जेल के अंदर है। तो मैं चाहूंगा कि मुजम्मिल असलम साहब से, ये अब तो वैसे इनको केपी में चले गए हैं, मगर ये वफाक में जो है ये मशीर रहे हुए हैं और इसको फॉलो करते हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज के एक शॉर्टेज मुल्क में जिसके अंदर कमी रहती है, $1 बिलियन दे दिया आपने बाहर के मुल्क को, और अब कह रहे हैं कि हमारे पास जी ये 400 नहीं है, 100 लेंगे तो इस पर इतना सूद होगा और ब्ला ब्ला ब्ला, ये पैसों का मामला आ गया है, स्टोरेज का मामला आ गया, क्या जरा एक्सप्लेन करें हमें। जी शुक्रिया साहब, शुक्रिया सर जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आप देखेंगे IMF के $1 अरब के पीछे ऐसे खुशियां मना रहे हैं जो कर्ज है। अल्लाह ताला ने आपकी झोली में इस साल बम्पर क्रॉप डाल के, यानी कि हम 26-27 मिलियन टन पैदा करते थे, अब पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत एस्टिमेट दे रही है कि 32 मिलियन टन पैदा हो गई। 5 मिलियन टन का मतलब है कि तकरीबन लगभग ये 1.5 से $1.25 अरब का अल्लाह ताला ने आप IMF से मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, आपकी झोली में डाल दिया। अब पंजाब हुकूमत जब आप एक फॉर्म 47 वाले को बिठा देंगे जिसकी कोई इससे पहले जिंदगी में नौकरी ना हो, उसको क्या समझ इन चीजों के बारे में, जिसने कभी मार्केट से जाके कोई चीज ना खरीदी हो, ठीक है ना। अब ये जो है, अब चले मान लिया कि जी आपके पास पैसे नहीं है, या आप पिछले साल जितनी खरीदी थी उतनी तो खरीद लें, आपको कौन कह रहा है कि आप डबल खरीद लें वहां से, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मसला है तो आपके चचा बैठे हुए ऊपर वजीर आजम, जो साल का 10,000 अरब कर्ज लेते हैं स्टेट बैंक से, क्या 200 अरब फालतू कर्ज लेकर वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मिलके इसको एक्सपोर्ट करके $1 अरब ले आए? ना इसमें आपको सूद देना पड़ेगा, ना इसमें आपको कोई और काम करना पड़ेगा, आपका किसान भी खुशहाल, मुल्क भी खुशहाल। असल में ये मुल्क को खुशहाल देखना ही नहीं चाहते, ये मुल्क को जो है एक जिसे कहते हैं ट्रैप में देखना चाहते हैं। पिछले साल आपने अभी बताया 3.5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर ली निगरा हुकूमत ने, जो $1 अरब की बनती है। मुजम्मिल, वो किसान बेचारे यही कह रहे हैं कि हमें हमारी उजरत दें, हमें भीख ना दें। अब ये जो वादा किया जा रहा है जी किसान कार्ड में देंगे, हम आपको पर सब्सिडी देंगे, पता नहीं कैसे देंगे, कब देंगे, क्या देंगे, मगर इतना ज्यादा बड़ा नुकसान करके पहली बात तो देंगे क्या। दूसरा, ये एक बड़ी ही एक आम आदमी को इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि तमाम ये मम्मी डैडी ये एक जमाने में किसी आप लोगों को बर्गर क्राउड कहते थे, पर इनको बुनियादी बात नहीं समझ आ रही है कि किसान को नहीं दे रहे, ये इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है। किसान को ये जो पैसा जाएगा, अगर 400 अरब रुपया, तो वो खुशहाल होगा, तो वो राइस में इन्वेस्ट करेगा, कपास में इन्वेस्ट करेगा, तो वो दोबारा कई $बिलियन वापस आ जाएंगे, रिड्रेसल हो जाएगा। सो वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये इकोनॉमी का पहिया चलना ही उससे है। मेरी तो सिर्फ दरख्वास्त ये है, ये औरंगजेब साहब जो मिनिस्टर साहब हैं बड़ी अच्छी मुस्बत बातें करते हैं, अब ये कम से कम ये बार बार कहना बंद कर दें कि जी हमारी प्रायोरिटी जो है वो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर ने हमें बचा लिया। तो भाई आपके होते हुए ये सारा आपकी आंखों के सामने अंडर योर वॉच हुआ, अगर ये नहीं करवा सकते तो फिर जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। सर इसमें देखें, कॉमर्स मिनिस्ट्री इंटरवेंशन करे, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है बाहर इसको एक्सपोर्ट करे, जो 100 अगर कोई इन्होंने जो है 5-10% सब्सिडी देनी है उसको दे, और फाइनेंस मिनिस्टर को $1.5 अरब जमा करके दे, और फाइनेंस मिनिस्टर के आगे हाथ जोड़े कि आप जो इतनी बड़े बड़े 30-30, 40-40% के रिटर्न के फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये अपने किसानों को दें, ये पैसा दें, अगली फसल लगाए। ऑलरेडी राइस ने आपको बचाया हुआ इस साल, राइस की वजह से आपकी इंडिया में सैलाब आया था, आपकी राइस की वजह से $1 अरब की एक्सपोर्ट हुई। एक बात आमिर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको खुशी होगी, खैबर पख्तूनख्वा हालांकि कहते हैं कि जी बैंक करप्ट सूबा है, ये है वो है, अली अमीन गंडापुर ने जो है ऐलान किया है, जिसके लिए मैंने आज फूड डिपार्टमेंट को 15 अरब रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। 3 लाख टन हम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, कैश पे, नफ पे। इससे हम अपने फूड जो सिक्योरिटी है सूबे की वो भी रखेंगे। अगर हमारे सूबे वाले जो किसान हैं उनके पास वाफिर नहीं होगी तो हम पंजाब के किसानों को भी दावत देंगे, वो भी आके हमें दे, और फी किसान जो है
हम उससे जो है एक 6 बोरियां 10 बोरियां नहीं, टनों के हिसाब से लेंगे। एक क्वांटिटी हम तय कर रहे हैं कि मिनिमम। वैसे उन्होंने कह दिया है कि अब ये बॉर्डर खोल दिए हैं तो दूसरे सूबों में ये ले जाई जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो फसल बारिशों की वजह से और लगी रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका ख़राब हो चुका हुआ है, और जब वो बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है तो वो काफ़ी जगहों पे, और ये सारी राइस बेल्ट है, ये जो आप राइस का जिक्र कह रहे हैं और औरंगजेब साहब भी जिक्र करते हैं कि जी हमें राइस ने बचा लिया, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज आ गया, ये सारी राइस बेल्ट है। गुजरांवाला, सियालकोट और ये जो शेखुपुरा, यहाँ पे बारिशें हुई हैं और बेताशा हुई हैं। और ऑफ कोर्स कपास के इलाके में साउथ पंजाब में पहले ही आया हुआ है, और कल ही हमें बताया जा रहा था कि आमों का बारिशों की वजह से आम की एक्सपोर्ट के ऊपर भी आया हुआ है। तो अब समझ नहीं आ रही कि फौरी तौर पे क्विकली, हमारे पास टाइम थोड़ा है, कि इसका रिड्रेसल क्या करना चाहिए टू डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं। सर इसका रिड्रेसल ये है कि एक्सपोर्ट कैबिनेट की मीटिंग करें, वाफिर गंदम की एक्सपोर्ट के ऑर्डर पकड़ें, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत उसको फाइनेंस करे। जो हम कर्जा सूद पे लेते हैं वो समझे कि हमने जो है ये सब्सिडी देके फार्मर को पैसे दें, बर वक्त वो काश करें और मुल्क आगे बढ़े। अगर ये नहीं किया आपने तो अगले साल आपको फिर गंदम मंगानी पड़ेगी, आगे की जो फसलें वो टाइम पे नहीं लगेगी, तो गन्ना चावल वगैरह वक्त पे नहीं लगेगा, और एक मुल्क में आप बहुत बड़ा बुरान क्रिएट कर देंगे। कहने का मतलब ये कि इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है ये नफे को नुकसान में बदलने के माहिर है। मेरा टाइम थोड़ा, मैं क्विकली एक लास्ट सवाल आपसे जरूर करना चाह रहा हूँ। आपने अभी अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया, यहाँ पे एक अजीब, क्योंकि आप तर्जुमान भी हैं पीटीआई के, तो ये गौर अली खान ये कह देते हैं कि जनाब हमारी किसी से बात नहीं हो रही है। फिर आज खबर आ जाती है कि इमरान खान ने नाम भी बता दिए, और अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि जी हाँ कंफर्म हो गया कि ये 3 बंदों की कमेटी है, गंडापुर साहब हैं, शिबली साहब हैं, उमर अयूब हैं, ये बातचीत करेंगे। तो ये कभी बातचीत होती है, नहीं होती है, ये छे आवाज़ें क्यों आती हैं? मई में वैसे रिहाई का दावा आज फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कर दिया इमरान खान साहब। अगर बातचीत फॉर्म 47 के मसले को हल करने के लिए हो रही है तो करनी चाहिए ना ये, ताकि डेडलॉक खत्म हो। ये बातचीत से अगर फिर उसको कोर्ट पे ले जाए, जो मैंडेट है, इमरान खान भी तो यही कह रहे हैं ना, जो है मैंडेट के मसले को हल कर दें, बाकी अल्लाह खैर सल्लाह। अगर इस बारे में बात करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अली अमीन का और शहबाज शरीफ का सियासी कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक ऑफिस का दूसरे ऑफिस से रिलेशनशिप है कि मुल्क चलाना है। अली अमीन साहब अगर जो है एपेक्स कमेटी में बैठते हैं तो वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के साथ रिलेशनशिप है, उसका मतलब कोई डील नहीं है। ये एक पता नहीं लोग, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप आपस में सारे क्यों नहीं बैठ लेते। ये रोज का एक तमाशा बन गया है कि गौर खान कुछ और कह रहे होते हैं, फिर वो दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, तीसरा और कह देता है, उससे एक वो आप संजीदा पार्टी नहीं लगते, बिल्कुल एक बचकाना सा एक माहौल नजर आता है। हमसे ज्यादा तो गैर संजीदा राना सनाउल्लाह में पहले क्या कहते थे, आप वो मिन्नतें करना शुरू हो गए। लेकिन ये जो है ना, ये लफाजियां चल रही हैं, वो उधर से कुछ बोल देते, यहाँ से कुछ बोल देते। जो बात है वो इमरान खान साहब की बात है। इमरान खान साहब का हर मंगल वाले दिन एक स्टेटमेंट आप अपने वकीलों के थ्रू सुन लेते हैं, उसको फॉलो करें। बाकी तो सर अब हम कमजोर लोग हैं, कोई इधर उधर हमसे गलती हो जाती है, हम जो है कोशिश करते हैं कि कैमरे की लाइट हम पे पड़े, लेकिन जो इमरान खान साहब मंगल को स्टेटमेंट आते हैं वो उस पर गौर करें, वो हकीकत है। बाकी सारा कुछ लेफ्ट जो है ना उसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर। तो अब इसका मतलब है मंगल का इंतजार किया करें और दरमियान में हम टीवी प्रोग्राम बंद कर दें कि मंगल को खबर आएगी असली होगी। वैसे माजरत के साथ मुजम्मिल साहब, मंगल वाले दिन भी जो अंदर से खबर आ रही होती है वो थोड़ी देर के बाद फिर मुख्तलिफ हो जाती है। वो जो लोग मिलके आ रहे होते हैं वही मुख्तलिफ कर देते हैं उस खबर को। बहुत शुक्रिया। वो असल में पर्दे इतने बीच में आ गए, इस वजह से जो है ना ये कंफ्यूजन है, जो आपने खुद बता दिया कि कंफ्यूजन की वजह क्या है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। लास्ट वर्ड्स आमिर साहब, एनीथिंग जो आप कहना चाहें? फिर नहीं, बस यही है कि वो मंगल जो है बुध एक जमाने में मीटलेस डेज होते थे, भी किया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि वेट फॉर मीटलेस डेज। बहुत शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।